आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सीबीएसई ने क्लास 12th के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है उसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 38 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। सेक्शन ए में 1 to 18 तक एमसीक्यूज हैं और 2 क्वेश्चंस हैं 19 और 20 जो कि असर्शन रीजन बेस्ड है। सेक्शन बी में 21 to 25 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन सी में 26 to 31 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सेक्शन डी में 32 to 35 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस हैं 36 to 38 जो कि केस स्टडी बेस्ड रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सॉल्यूशन। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, in what ratio must a grocer mix 2 varieties of tea worth rupees 60 per kg and 65 per kg so that by selling the mixture at 68.20 per kg the gain is 10%। क्या कहा है? एक ग्रोसर है जो 2 वेराइटीज टी की मिक्स करता है और उन दोनों की जो कॉस्ट है वो है 60 पर केजी और 65 पर केजी। मिक्स करने के बाद वो कितने पर सोल्ड करता है उनको? 68.20 पर केजी पर, और इससे उसका जो गेन है, जो प्रॉफिट है वो है 10%। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसा करने के लिए उसे उन दोनों वेराइटीज को किस रेशियो में मिक्स करना होगा। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है तो हम कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करेंगे। गेन 10% है तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 100/110 इंटू सेलिंग प्राइस यानी कि 68.20। यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है और ये 682 यानी कि हो जाएगा अपने पास 62। कॉस्ट प्राइस आ गया 62। अब दोनों वेराइटीज की जो कॉस्ट दे रखी है और अपने पास कॉस्ट प्राइस जो मिक्सचर की है वो आ चुकी है, तो एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पर फर्स्ट वेराइटी की कॉस्ट 60 और सेकेंड वेराइटी की 65 और जो मेन कॉस्ट है यानी कि दोनों को मिक्स करने पर कॉस्ट बन रही है वो है 62। सो यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया? 3 का, और इसमें डिफरेंस कितने का हो गया? 2 का। यानी कि उसे उन दोनों वेराइटीज को किस रेशियो में मिक्स करना है? 3:2 में। ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन 100 मीटर रेस A can give B a start of 10 मीटर and can give C a start of 28 मीटर। क्या कहा है? एक 100 मीटर की रेस हो रही है जिसमें कि A B को स्टार्ट दे सकता है कितने का? 10 मीटर का। यानी कि 100 मीटर की रेस है, A 0 से स्टार्ट करता है तो B कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 10 मीटर आगे से, और C कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? 28 मीटर आगे से। इन द सेम रेस B कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ, तो उसी रेस में B C को कितना स्टार्ट, यानी कि B से C कितना आगे रह सकता है अगर 100 मीटर रेस हो टोटल। तो यानी कि B अगर ओरिजिन से O से स्टार्ट 0 से स्टार्ट करे तो C कहाँ से स्टार्ट करने वाला है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर 100 मीटर रेस है, ये डिस्टेंस कितनी कवर करेंगे उनका रेशियो हम लिख सकते हैं A:B:C। यानी कि 100 मीटर की रेस में A जो है वो कितने मीटर दौड़ेगा? 100 मीटर रन करेगा, और यहाँ से B कितने मीटर रन करेगा? क्योंकि वो A से 10 मीटर आगे से रन कर रहा है तो टोटल कितना रन करेगा? वो 90 मीटर्स। और इसी तरह से C कितना रन करेगा? वो A से 28 मीटर आगे से रन कर रहा है यानी कि 72 मीटर्स वो रन करेगा 100 मीटर की रेस में। यानी कि तीनों का रेशियो क्या हो गया? 100, 90 और 72। अब B अगर 0 से स्टार्ट करता है तो C कितने से स्टार्ट करेगा वो हमसे पूछा है यहाँ। तो B अगर 90 मीटर्स रन कर रहा है तो C कितना रन कर रहा है? 72 मीटर्स। तो यदि B 100 मीटर्स रन करेगा तो C कितना मीटर रन करेगा? 72/90 इंटू 100, यानी ये आ जाएगा अपने पास 80 मीटर्स। यानी कितना आगे से स्टार्ट कर रहा है वो? 20 मीटर आगे से। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। B अगर 100 मीटर रन करता है तो C केवल 80 मीटर्स रन करेगा यानी 20 मीटर। सेकंड का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 देन एट t इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ d2y/dx स्क्वायर। इजी क्वेश्चन है एकदम। d2y/dx स्क्वायर निकालना है यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करना है y का। तो पहले एक बार करेंगे dy/dx। यहाँ पर पैरामीटर t गिवन है यानी कि dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt कितना हो रहा है? 2a, और dx/dt कितना हो रहा है? 280। यानी ये कितना आ गया? 1/t।
dy बाई डी एक्स, इसका अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 1/t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर और dt बाई डी एक्स यानी dx बाई dt का इनवर्स, dx बाई dt कितना था अपने पास 280, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 1/t स्क्वायर, तो ये रहा, और dx बाई dt की वैल्यू 2a/t, यानी हो जाता है माइनस का 1/2a और t क्यूब, 2a/t क्यूब। क्वेश्चन में t की वैल्यू गिवन है कितनी, t इज इक्वल्स टू 2, पुट करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और इंटू 2 16a, यानी कि माइनस 1/16a, माइनस का 1/16a। ठीक है, ऑप्शन ए में गिवन है। चलिए नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर दे रखे हैं हमको ट्रेंड कंपोनेंट, सेकेंड कॉलम में दे रखे हैं पैटर्न ऑफ वेरिएशन और थर्ड कॉलम में गिवन है टाइम पीरियड ऑफ वेरिएशन, यानी कि हमें मैच करना है इन तीनों कॉलम्स को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ट्रेंड कंपोनेंट में सेक्युलर ट्रेंड, इसके लिए कौन सा पैटर्न ऑफ वेरिएशन होता है, रेगुलर पीरियोडिक वेरिएबिलिटी या स्मूथ रेगुलर वेरिएशंस या ऑसिलेटरी वेरिएशंस। तो सेक्युलर ट्रेंड के लिए कौन सा वेरिएशन होगा, स्मूथ रेगुलर वेरिएशंस। और जो टाइम पीरियड होता है इसका क्या होगा, वो पीरियड ओवर अ पीरियड मोर देन अ ईयर, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो जो सेक्युलर ट्रेंड है इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, यानी कि फर्स्ट, बी और थर्ड, 1B और 3 कौन से ऑप्शन में है, तीनों में से केवल इसी में गिवन है बी ऑप्शन में 1B और 3। ठीक है, बाकी भी देखें अगर यहाँ साइक्लिकल ट्रेंड, तो साइक्लिकल ट्रेंड कैसा होगा, इसका वेरिएशन ऑसिलेटरी वेरिएशन, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होगा ओवर अ पीरियड मोर देन अ ईयर, 2C1। क्लियर, 2C1। और यहाँ सीजनल ट्रेंड जो होगा इसका पैटर्न ऑफ वेरिएशन होता है रेगुलर पीरियोडिक वेरिएबिलिटी, और टाइम पीरियड जो होगा इसका विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द एनुअल पेमेंट आर to remain the same in case the interest rate decreases from 6% to 4%, the present value of a perpetuity। यानी यहाँ कहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए 6 से 4, तो एनुअल पेमेंट आर को सेम बनाए रखने के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू है परपेचुइटी की, उसे क्या करना होगा, उसमें क्या चेंज करना होगा, विल डिक्रीज, विल रिमेन द सेम, विल इंक्रीज और विल नो लॉन्गर बी वैलिड। तो यहाँ एनुअल पेमेंट को सेम बनाए रखना है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट अगर कम कर दी है तो जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा, यानी कि विल इंक्रीज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ 30 जो k है उसकी वैल्यू 13 से 21 के बीच में, p 9 to 19 और m की वैल्यू 2 से 6 तक, एंड k p m आर इंटीजर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटी इज ऑलवेज वैलिड। k p और m जो है ये इंटीजर्स हैं, तो इनमें से कौन सी इनइक्वालिटी वैलिड होगी, यानी कि k माइनस पी अपॉन m, चारों ही जो ऑप्शन है उसमें सेम वैल्यूज दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में, k माइनस पी अपॉन m, और लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की निकालनी है हमें, k माइनस पी अपॉन m की। तो k माइनस पी अपॉन m मैक्सिमम कब होगा, जब k मैक्सिमम हो, p जो है वो मिनिमम हो और m जो है ये भी मिनिमम हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब k की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम पुट करें तो यहाँ से देखेंगे k की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इक्वल का साइन है या लेस देन इक्वल टू, यानी कि k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 21, और p की मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे तो p की मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर 9, यानी -9, और m की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, क्या 2 है, 2 नहीं है क्योंकि m इंटीजर है, और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, यानी m की वैल्यू 3, 4, 5 हो सकती है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 3, तो m की मिनिमम वैल्यू रख दी हमने 3, 21 माइनस 9 करेंगे 12/3, यानी कि कितना आ गया ये 4, यानी k माइनस पी अपॉन m की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो ये क्या होगा 4 से लेस देन या इक्वल, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ एक मैट्रिक्स गिवन है A, the only correct statement about the matrix A is,
कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है मैट्रिक्स ए के लिए? क्या ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? क्या ए का ट्रांसपोज माइनस आई के इक्वल है? क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है? या फिर ए एक स्केलर मैट्रिक्स है? तो देखो स्केलर मैट्रिक्स तो इजीली नजर आ जाती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होने चाहिए। यहाँ पर ये 0 नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही नहीं होगा। इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट भी इजीली निकल जाएगा यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम जीरोस आ रहे हैं बहुत सारे। तो फर्स्ट रो से अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो -1, और डिटरमिनेंट की हम बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ ए की -1 0 और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 1, यानी ये कितना आ गया -+1, तो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू क्या माइनस आई है, तो यहाँ ए ट्रांसपोज हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा 0 0 -1, ये क्या बन जाएगी फर्स्ट रो जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी कि 0 0 -1 ऐसा आ जाएगा 0 0 -1। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी तो 0 -1 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी यानी कि -1 0 0। ये जो है अगेन ए ही मैट्रिक्स आ गई, ए ही मैट्रिक्स आ जाती है, यानी कि माइनस आई के इक्वल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। 3 ऑप्शन जब गलत हो गए तो सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए। फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या एक आई के इक्वल आ जाएगी यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ इंटीग्रेशन ऑफ x plus 2 upon 2x square plus 6x plus 5 dx is equals to p integration of 4x plus 6 upon 2x square plus 6x plus 5 dx plus 1/2 integration of 1 upon 2x square plus 6x plus 5 dx, then the value of p is। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर दे रखा है उसको स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं? p टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यानी कि 4x प्लस 6 और प्लस कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं कोई भी c, और यहाँ पर LHS में क्या है अपने पास न्यूमरेटर x प्लस 2। तो दोनों साइड अगर हम x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x, तो इधर है 1 और इधर x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है 4p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 1/4। p की वैल्यू क्या आ जाती है? देखो p का जो कोएफिशिएंट है यहाँ 4x प्लस 6, तो p की वैल्यू 1/4, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। द सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स दैट इफ द सैंपल साइज, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि जो सैंपल साइज है उसे अगर इंक्रीज कर देंगे तो जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है मस्ट अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या सैंपल साइज को डिक्रीज कर देंगे तो क्या सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोच करेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, या इंक्रीज करेंगे सैंपल साइज को तो क्या सैम्पलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा, या फिर सैंपल साइज को डिक्रीज करने पर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। तो इनमें से क्या करेक्ट है? ऑप्शन ए। सैंपल साइज को इंक्रीज करने पर जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किसको अप्रोच करता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Two groups of students from different schools are tested for their average mathematics scores, यानी कि अलग अलग स्कूल से 2 स्टूडेंट्स के ग्रुप लिए गए हैं और उनका जो कंपेयर किया गया है वो एवरेज मैथमेटिक्स स्कोर्स के बेसिस पर कंपेयर किया गया है। तो ग्रुप 1 हैज 12 स्टूडेंट्स एंड ग्रुप 2 हैज 10 स्टूडेंट्स। ग्रुप 1 में 12 स्टूडेंट्स है और ग्रुप 2 में 10 स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर दिस इंडिपेंडेंट टू सैंपल टेस्ट? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमसे पूछा है। तो देखो ग्रुप 1 में कितने स्टूडेंट्स हैं 12 और ग्रुप 2 में कितने स्टूडेंट्स हैं 10 और 2 ग्रुप्स अपने पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी यहाँ पर 22 - 2 यानी कि 20, ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इफ P इज इक्वल्स टू, तो यहाँ मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स P इज एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A। जो मैट्रिक्स P है वो मैट्रिक्स A की एडजॉइंट मैट्रिक्स है एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू 4, देन अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो P क्या है? मैट्रिक्स A की एडजॉइंट है, तो P का डिटरमिनेंट हम फाइंड करें, यानी कि एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट हम फाइंड करें, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 और 3 4 12 - 12, तो 0 हो गया ये। फिर माइनस अल्फा और 4 - 6 और प्लस 3 4 - 6 3
4 माइनस 6, ठीक है। यहां से कितना आ जाता है 4 माइनस 6 करने पर माइनस का 2 प्लस यानी कि 2 अल्फा, और ये हो गया अपने पास -2 यानी कि -6, 2 अल्फा माइनस 6। तो डिटरमिनेंट ऑफ पी तो कितना आ गया 2 अल्फा माइनस 6, और डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या गिवन है 4। तो हम जानते हैं कि जो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है 3/3 मैट्रिक्स के लिए किसके इक्वल हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर के, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 2 अल्फा माइनस 6 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी की है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। तो सोल्व कर लेंगे 16 + 6 22/2 यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 22 हो गया था अपॉन 2 यानी कि 11। अल्फा इज इक्वल्स टू 11, ऑप्शन सी। क्लियर है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The order of the differential equation d by dx का क्यूब इज इक्वल्स टू 0, इसका ऑर्डर हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और बार डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना है dy by dx क्यूब का। तो dy by dx क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3dy by dx स्क्वायर, और अगेन dy by dx का d2y by dx स्क्वायर। ये अपने पास आती है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ पर ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है, तो ऑर्डर क्या हो गया 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ 500 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बी 40,000। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे P इज इक्वल्स टू R अपॉन I, यानी कि जो यहाँ पर P की वैल्यू हमें गिवन है 40,000, R की वैल्यू गिवन है हमें 500, यानी कि I इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है यहाँ पे 500 अपॉन I। तो I इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 400 यानी कि 1.25 और 2 zeros हैं तो 0.0125। ये है अपने पास I, और क्वार्टर दे रखा है यहाँ पर, तो R/4 I की जगह रख देंगे इज इक्वल्स टू 0.0125। R इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0.05, और परसेंटेज की फॉर्म में लिख लें इसको तो कितना आ जाएगा 5%। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5% पर एनम, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। If A and B are two square matrices such that B is equals to minus A inverse BA, then A plus B whole square is। तो यहाँ पर B is equals to क्या गिवन है minus A inverse BA। दोनों साइड लेफ्ट साइड में A से ऑपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा AB is equals to minus BA, यानी हम लिख सकते हैं कि AB plus BA is equals to 0। ठीक है, हमसे वैल्यू पूछिए A plus B होल स्क्वायर की, तो A प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस BA प्लस क्या होता है B स्क्वायर। AB प्लस BA की वैल्यू क्या आ गई 0, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन सॉल्विंग द LPP मिनिमाइज Z इज इक्वल्स टू 6x प्लस 10y subject to constants x greater than equal to 6, y greater than equal to 2, 2x plus y greater than equal to 10 and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. The redundant constants are, यानी कि हमसे यहाँ पूछा है कि redundant constants कौन से होंगे। कौन से होते हैं redundant constants, जिनकी हेल्प लिए बिना हमारे पास जो फिजिबल रीजन है वो आ जाता है। यानी यहाँ पर हम बात करें, इसको अगर रफली ड्रॉ करें हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यहाँ मान लेते हैं x इक्वल टू 6, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 इस तरफ आएगा। फिर y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ मान लेते हैं y इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन किधर आएगा ऊपर की साइड। और ये इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो x कोऑर्डिनेट्स पे पॉइंट्स लें अपन तो कितना हो जाएगा 5 यहाँ पर और y 10 पर, यानी कि ये लाइन इस तरह से मिलेगी। और ग्रेटर देन इक्वल टू है, ओरिजिन से सेटिस्फाई करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि ऊपर की तरफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाली रीजन और y ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला रीजन। तो जो अपने पास रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन मिलता है हमें यहाँ पर वो कौन सा है, ये
ठीक है, अब हमसे पूछा है कि रिडंडेंट कांस्टेंट्स कौन से, यानी कि कौन सी ऐसी इक्वेशंस इनइक्वालिटीज यहाँ पर है जिनका यूज किए बिना अपन का फिजिबल रीजन अपन को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक तो ये वाली, एक ये वाली, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जो इनइक्वालिटी गिवन है 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये तीनों ही क्या है यहाँ पर रिडंडेंट कांस्टेंट्स है, यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, a fair coin is tossed 6 times, let x be the number of heads obtained if probability of x equal to k is equals to probability of x equal to k plus 2, then the value of k is। एक फेयर कॉइन को 6 टाइम्स टॉस किया गया है और x क्या है यहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड आने के लिए जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो है 1/2 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी यानी कि q 1 - v वो भी कितनी है यहाँ 1/2। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू क्या लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि n जो है यहाँ 6 है तो 6c k किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे 6c k प्लस 2। ठीक है, बाकी हमने नहीं लिखा p और q, क्यों, क्योंकि यहाँ पर p और q दोनों इक्वल है तो उनकी जो पावर लगाएंगे अपन 6 - k और k, और इधर 6 - k प्लस 2 और k प्लस 2, वो दोनों साइड अगेन मिलकर कितनी हो जाएगी 1/2 की पावर 6 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से क्या किसके इक्वल आ गया है, दोनों का सम k प्लस 2 किसके इक्वल होता है, ये 6 के इक्वल। ठीक है, तो 2 ये हो जाएगा 4, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, A और B 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ A and B आर 5 and 4 रेस्पेक्टिवली। A का डिटर्मिनेंट कितना गिवन है 5 और B का डिटर्मिनेंट कितना गिवन है 6। B का डिटर्मिनेंट कितना गिवन है 4। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 4a² B इज, 4a² B का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 4a² B का डिटर्मिनेंट, देखो यहाँ पर कौन से ऑर्डर की है दोनों मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर की, तो 4 को जब डिटर्मिनेंट के बाहर लेंगे तो क्या लग जाएगा 4 का क्यूब, और इस तरह से यहाँ बचेगा अपने पास a² B, 4 का क्यूब 64। अच्छा, इनको भी अलग अलग करेंगे तो a का स्क्वायर और b, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर कितना था 5 का स्क्वायर 25, और b का डिटर्मिनेंट कितना है 4, ये हो गया अपने पास 100, यानी कि 6400, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग फ्लैट रेट मेथड द EMI to repay a loan of ₹20,000 in 2.5 years at an interest rate of 8% per annum is, यानी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है EMI कितना होगा, लोन कितने का लिया है 20,000 का, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2.5 years, और इंटरेस्ट रेट गिवन है 8% पर एनम। तो सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे, कितना बनेगा इस प्रिंसिपल अमाउंट टाइम और रेट से, तो PRT अपॉन 100 से फाइंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 20,000 रेट कितनी गिवन है 8 और टाइम कितना गिवन है 2.5 यानी कि 5/2, ठीक है, इंटू 1/100। इसको सोल्व कर लें, कितना मिल गया यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 5 40, ठीक है, ये तो 40 बन गया, 100 से ये 2 0 कैंसिल और ये 2 0, यानी कि 4000। तो इंटरेस्ट तो कितना बन जाएगा इसमें 4000 का, और प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन लिया है वो कितना है 20,000, यानी कि टोटल अमाउंट कितनी होगी अपन के पास 4000 प्लस 20,000। टाइम पीरियड कितना है यहाँ पर 2.5 years। इसको हम क्योंकि मंथली रिपे करेंगे तो मंथ में चेंज कर लेंगे, 5.5 years को कितना आ जाएगा 5/2 इंटू 12, यानी कि हो जाएगा 5 6 30 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ EMI जो है वो कितनी आ जाएगी, टोटल अमाउंट 20,000 प्लस 4,000 और टोटल टाइम मंथ्स में कितना है 30, तो 24,000 अपॉन 30 यानी कि 2400 अपॉन 3 यानी कि 800 रुपीज, जो कि गिवन है ऑप्शन बी में। क्लियर। नेक्स्ट, अब 2 क्वेश्चंस हैं जो असर्शन रीजन बेस्ड है।
ठीक है, 19 और 20 assertion reason based questions carrying 1 mark each. 2 statements are given, one labeled assertion A and other labeled reason R. Select the correct answer from the options A, B, C, D as given below. A, B, C, D कब चूज करना है? जब both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A. B चूज करेंगे जब assertion और reason दोनों true हो बट जो R हो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो A का, और assertion ट्रू हो और रीजन फॉल्स हो तो C ऑप्शन, और assertion फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो तो ऑप्शन D चूज करना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। assertion गिवन है, लेट A बी अ 2x2 मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू A। तो A क्या है? एक 2x2 की मैट्रिक्स है, हम मान लेते हैं कि ये है A B C D, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? उसके लिए इजी है बिल्कुल, 2x2 के मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे और बाकी का साइन चेंज कर देंगे, तो -b और -c। फिर इसका अगेन एडजॉइंट निकालना है हमें। क्वेश्चन में कहा है एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ए, यानी इसी मैट्रिक्स का अगेन एडजॉइंट निकालें तो क्या करेंगे? अगेन जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा A, यहाँ आ जाएगा D, और इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ B और यहाँ पर C। तो अगेन A B C D यही क्या था अपने पास? मैट्रिक्स A था, यानी कि यहाँ असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो रीजन गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A, तो पहले तो चेक करना है कि रीजन सही है या नहीं। तो डिटरमिनेंट निकालना है अगर हम इसका एडजॉइंट A का, क्या निकल जाएगा यहाँ से? AD और -BC, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट A कितना आ रहा है? AD -BC, और AD -BC ही किसका डिटरमिनेंट है? A का, इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A, यानी कि यहाँ पर रीजन भी ट्रू है, लेकिन यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका यूज हमने कहीं नहीं किया इसको प्रूव करने में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए? असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, ऑप्शन B सही होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Assertion A, if a random variable x follows a binomial distribution with parameters n and p, then the mean of x is always less than its variance। क्या कहा है कि random variable x जो है वो binomial distribution को follow करता है, parameters given है n और p, then the mean of x is always less than its variance। तो जो mean होता है वो variance से हमेशा क्या होगा? कम होगा। ऐसा सही है या नहीं पहले तो इसे चेक करते हैं। तो n और p से हम mean लिख सकते हैं, कितना हो जाता है? मीन इज इक्वल्स टू मीन ऑफ एक्स एन पी, और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस कितना होता है? एन पी क्यू, जहां पे क्यू किसके इक्वल होता है? 1 - p के, 1 - p के इक्वल। अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो p जो है वो एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, यानी कि P किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में। और अगर हम इसको 1 - p में कन्वर्ट करना चाहें तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और फिर 1 ऐड कर दें इन सभी में, तो 1 - p और 0, यानी कि 1 - p 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 1 - p 1, यानी कि 1 - p की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अब इजीली इसके हेल्प से हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। NP को जब 1 - p यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने हैं जो 0 से 1 के बीच में है, तो ये कम रह जाएगी किससे? NP से, यानी कि वेरिएंस जो है वो कम होगा मीन से, या मीन कम होगा वेरिएंस से। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वेरिएंस कम होगा, जबकि यहाँ पे क्या कहा है कि मीन कम होगा वेरिएंस से। तो असर्शन क्या हो गया यहाँ पे? फॉल्स। और रीजन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, जहाँ पे 0 और 1 इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल सही है ये। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे रीजन सही है लेकिन असर्शन फॉल्स है,
रीजन सही, असर्शन फॉल्स, यानी कि ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 21A, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 raised to the power 100 plus 100 फैक्टोरियल। ये जो गिवन नंबर है इसकी लास्ट डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड कर दिया जाता है तो जो रिमाइंडर हमें मिलता है वही उसकी लास्ट डिजिट होती है। जैसे हम एग्जांपल बात करें 3256 की, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 6 है, और इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इसी का यूज करेंगे यहाँ। लास्ट डिजिट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवीजन विद 10, सो रिक्वायर्ड आंसर विल बी 2 raised to the power 100 plus 100 फैक्टोरियल मोड 10। इसका मीनिंग क्या है? 2 raised to the power 100 plus 100 फैक्टोरियल को 10 से डिवाइड करने पर आने वाला रिमाइंडर। क्लियर? तो यहाँ स्टेप्स क्या होगी? 2 raised to the power 5 mod 10 इज इक्वल टू 32 mod 10, यानी 2 raised to the power 5 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। 2 raised to the power 5 की वैल्यू पुट कर दी 32 mod 10। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 mod 10 के। 32 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर किसके इक्विवेलेंट होगा? 2 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर के। तो यहाँ से जो 2 की पावर 5 mod 10 है अपने पास, किसके इक्वल होगा? 2 mod 10 के, यानी कि 2 की पावर 5 को 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 को 10 से डिवाइड करने पर मिलने वाले रिमाइंडर के। सो यहाँ हम लिख सकते हैं दोनों तरफ पावर 5 लगा के, इधर भी होल पावर 5 ले ली, इसमें भी होल पावर 5 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2 raised to the power 5 होल पावर 5 इज इक्विवेलेंट टू 2 raised to the power 5 mod 10, यानी ये इक्विवेलेंट हो जाएगा अपने पास 2 mod 10 के इक्वल, क्योंकि यहाँ हम पहले लिख चुके हैं कि 2 raised to the power 5 mod 10 भी आ जाएगा यहाँ, किसके इक्वल होगा? 2 mod 10 के। नेक्स्ट ये हो जाएगा अपने पास 5 5 25, और अगेन दोनों तरफ क्या ले लेंगे? पावर 4। तो पावर 4 लेने पर किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ पे? 2 raised to the power 4 mod 10 के इक्वल, यानी 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16 mod 10, और 16 mod 10 किसके इक्विवेलेंट होगा? 6 mod 10 के, यानी कि 16 को 10 से डिवाइड करें चाहे 6 को 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम होगा, किसके इक्वल? 6 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल्सो 100 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 100 इंटू फैक्टोरियल 99 विच इज डिविजिबल बाय 10। 100 फैक्टोरियल को हम इस तरह से लिख सकते हैं 100 इंटू फैक्टोरियल 99, और ये किससे डिविजिबल है? 10 से, यानी कि इसके लिए तो रिमाइंडर कितना हो गया? 0। सो हम लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल mod 10 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए तो रिमाइंडर 0 मिला, और 2 raised to the power 100 के लिए रिमाइंडर कितना मिला? 6, यानी जो अपना रिमाइंडर है वो 6 है। तो जो क्वेश्चन में हमसे नंबर पूछा था उसका यूनिट डिजिट क्या होगी? वो भी 6 होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पार्ट बी, इसी में इंटरनल चॉइस गिवन थी, तो सेकंड पार्ट है इसमें। विदाउट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर रूट्स प्रूव दैट द इनइक्वालिटी √5 प्लस √3 ग्रेटर देन √6 प्लस √2 होल्ड्स ट्रू। स्क्वायर रूट्स की वैल्यू पुट नहीं करनी, स्क्वायर रूट्स की वैल्यू पुट किए बिना ही हमें ये प्रूव करना है क्या? कि √5 प्लस √3 ग्रेटर देन होगा √6 प्लस √2 से। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं कि √6 प्लस √5 ग्रेटर देन होगा √3 प्लस √2 के, क्योंकि √6 जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि √3 से बड़ा रहने वाला है। 6 ही बड़ा होता है 3 से, तो रूट लेने पे दोनों तरफ ये भी बड़ा होगा, √6 भी √3 से, और इसी तरह से √5 किससे बड़ा होगा? √2 से। तो इनको ऐड कर देंगे तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, यानी कि √6 प्लस √5 किससे बड़ा हो जाएगा? √3 प्लस √2 से। फिर यहाँ पर हमने रेशनलाइजेशन कर दिया तो क्या हो जाएगा? √6 प्लस √5 दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इधर भी रेशनलाइजेशन कर देंगे √3 प्लस √2 के लिए। इसको सॉल्व करने पर a प्लस बी a माइनस बी से कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5, और इधर हो जाएगा 3 माइनस 2, और अपॉन में रहेगा √6 माइनस √5, और इधर √3 माइनस √2। सो ये ऊपर न्यूमरेटर तो दोनों के क्या हो गए? 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ये दोनों ही कैसी वैल्यूज है? पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, √3 माइनस √2 ये ग्रेटर देन होगा किससे? √6 माइनस √5 से। यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √6 माइनस √5 लेस देन होगा √3 माइनस √2 से। क्लियर है यहाँ तक?
फिर √5 प्लस √3 क्या जाएगा यहाँ से, √5 को भेज देंगे RHS में और √2 को LHS में, तो √5 प्लस √3 ग्रेटर देन किसके हो जाएगा, √6 प्लस √2 के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक रैंडम वेरिएबल है x, उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x इज इक्वल्स टू ax if x इक्वल टू 1 2 3 एंड इक्वल टू b if x इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू जब 4 होगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी x की b, और जब x इक्वल टू 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा तो उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ax, where a and b are constants it is given that the mean of the distribution is 2.8। हमें इसके लिए मीन गिवन है 2.8, then find the values of a and b, a और b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना हो जाएगा 1, जो रैंडम वेरिएट x है उसकी कितनी वैल्यूज अपने पास है, 4 वैल्यूज है 1 2 3 4। सो सभी की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा क्या होता है 1 होता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 किसके इक्वल होगा 1 के। अब 1 2 और 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकलेगी, देखो यहाँ पे गिवन है जब x इक्वल टू 1 है तो प्रोबेबिलिटी x है, यानी कि x के लिए x इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी a, ऐसे ही x इक्वल टू 2 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2 इंटू a, और ऐसे ही x इक्वल टू 3 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3 इंटू a, ठीक। और x इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी है b है, तो यही वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी 1 इंटू a प्लस 2 इंटू a प्लस 3 इंटू a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिलती है 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पर कि जो मीन है इस डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 2.8। अब मीन कैसे निकालते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्या होती है, सिग्मा xi pi अपॉन सिग्मा पी आई, तो सिग्मा पी आई तो 1 है, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, तो सिग्मा पी आई एक्स आई से एक्स आई की वैल्यूज और करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 2a, ये हो जाएगी एक्स आई की वैल्यूज। एक्स आई क्या क्या है अपने पास, एक्स आई है 1 2 3 और 4, और पी आई क्या क्या है, 1 के लिए था 1a यानी कि a लिख सकते हैं, 2 के लिए था 2a, 3 के लिए था 3a और 4 के लिए था b। तो यहाँ पर प्रोडक्ट करके लिखना है 1 इंटू ए प्लस 2 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 3a और प्लस 4 इंटू बी, कितना आ जाएगा ये 2.8 के इक्वल गिवन है। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको तो 14a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 2.8। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस हमें मिल गई, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a इज इक्वल्स टू 0.12 और b इज इक्वल्स टू 0.28 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, the population of a town increases from 75,000 to 1,25,000 over a period of time. If the compound annual growth rate is 5%, calculate the number complete years. Calculate the number of complete years it will take for the population to grow from 75,000 to 1,25,000. यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड, कितना ईयर्स इसको लगेंगे 75,000 से लेकर 1,25,000 होने में। जो रेट है ग्रोथ करने की वो है 5%, ठीक है। यूज लॉग इज इक्वल टू 1.67, यहाँ पे वैल्यूज गिवन है यही यूज करनी है। लॉग 1.67 की 0.223 एंड लॉग 1.05 की 0.021। सो यहाँ पर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो किसके इक्वल होती है, EV अपॉन SV रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 100। हमें वैल्यूज गिवन है CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की कितनी है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 5% यानी कि 5, और EV की वैल्यू गिवन है कितनी बढ़ जाती है, जो पॉपुलेशन है वो 1,25,000 हो जाती है, और SV की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 75,000। सो 1,25,000 अपॉन 75,000, और जो टाइम पीरियड लग रहा है n उसको आप फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 100। यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे 5 अपॉन 100 और प्लस 1 करने पर कितना मिल जाएगा 1.05, और ये अपने पास सोल्व करने पर आ गया 5/3 रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन n। लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, तो इधर लॉगरिथम लेने पर लॉग 1.05 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन n लॉग 1.67।
सो यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है log 1.67 अपॉन log 1.05। वैल्यूज गिवन है, log 1.67 की कितनी है 0.223 और log 1.05 की 0.021। यहाँ पुट कर देंगे 0.223 और 0.021। सिंप्लीफाई करने पर ये किसके इक्वल आ गया 10.6 के, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना है 11। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स विल बी 11 ईयर्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें इंटरनल चॉइस गिवन है, तो पार्ट ए है अ स्मॉल टाउन एक्सपीरियंसेस एन एवरेज ऑफ 2 पावर आउटेजेस पर मंथ। Assuming the number of power outages follows a Poisson distribution, find the probability that in a given month there will be exactly 3 power outages. Given that there will be at least 1 power outage, use e raised to the power minus 2 is equals to 0.14। क्या कहा है यहाँ पर, एक स्मॉल टाउन है जिसमें जो पावर आउटेज है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, पर मंथ 2 पावर आउटेज होते हैं। Assuming the number of power outages follows a Poisson distribution, अगर ये जो पावर आउटेज है वो Poisson distribution को फॉलो करता है तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। एक मंथ में there will be exactly 3 पावर आउटेजेस, किसी मंथ में exactly 3 पावर आउटेजेस होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जबकि क्या गिवन है, गिवन that there will be at least 1 पावर आउटेज, यानी कि यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी है कि एटलीस्ट 1 पावर आउटेज तो होती ही है, तो एग्जैक्टली 3 पावर आउटेज हो किसी पर्टिकुलर मंथ में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेमडा की वैल्यू जो है वो 2 है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक मंथ में जो एवरेज पावर आउटेज है वो कितने है 2 है। सो लेमडा इज इक्वल्स टू 2। सो यहाँ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि p a अपॉन b किसके इक्वल होती है, p a इंटरसेक्शन b अपॉन p b के। सो यही हमें यहाँ पे भी करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इसके केस क्या होगा 1 2 और 3, यानी इसमें इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 3। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 के और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे सेपरेटली। सबसे पहले बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 की। तो यहाँ पे जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए क्या हो जाएगा, लेमडा की पावर 3, यहाँ पे लेमडा कितना है 2, तो 2 की पावर 3 और e की पावर माइनस लेमडा हम लोग लिखते हैं, तो e की पावर माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर e रेज़ टू द पावर माइनस 2 1 अपॉन e स्क्वायर की वैल्यू गिवन है अपन को 0.14। इसे यहाँ पर पुट करके सोल्व करने पर कितना मिल जाएगा 0.19। और इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। 3 की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उससे अच्छा 1 में से किसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 को। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 जैसे यहाँ पे फाइंड किया था वैसे ही यहाँ लेमडा की पावर रखेंगे कितनी 0 और e की पावर माइनस लेमडा यानी कि 2 अपॉन 0 फैक्टोरियल। सो 1 माइनस, इसको सॉल्व आउट करने पर क्या आ जाएगा 0.14 और 1 माइनस करेंगे तो 0.86। सो दोनों को डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, यानी कि 0.19 अपॉन 0.86 सॉल्व करने पर 0.22 इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट बी है, a certain type of electronic component fails at a rate of 2 failures per 1000 hours of operation। 1000 आवर्स ऑपरेट होने के बाद कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो 2 बार फेल होता है, ठीक है। Assuming the failures follow a Poisson distribution, अगर ये जो failures है वो Poisson distribution follow करते हो, then find that in a 5000 hour operation there will be more than 1 failure। तो यदि उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को 5000 आवर ऑपरेट किया जाए तो एक से ज्यादा बार उसके फेल होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसमें जो e रेज़ टू द पावर माइनस 10 क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, उसके लिए जो वैल्यू दे रखी है 4.54 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5। सो यहाँ सॉल्यूशन लेमडा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ये कह रखा है कि 1000 आवर ऑपरेशन में वो 2 बार फेल होता है और हमें किसके लिए पूछा है 5000 आवर ऑपरेशन के लिए, तो 1000
आवर ऑपरेट होने पर 2 बार फेल हो रहा है, तो 5000 आवर तक ऑपरेट होगा तो कितने टाइम्स फेल होगा, 2/1000 इंटू 5000, यानी कितना हो गया ये 10। सो जो लेमडा है अपना कितना आ जाएगा 10 के इक्वल, लेमडा इज इक्वल्स टू 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन फेलियर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेम यहाँ भी करेंगे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 1 माइनस देखो लेमडा की पावर 0 e रेज़ टू द पावर माइनस लेमडा अपॉन 0 फैक्टोरियल, x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे और लेमडा की जगह कितना पुट कर देंगे 10 प्लस 10 रेज़ टू द पावर 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस 10 अपॉन 1 फैक्टोरियल। e रेज़ टू द पावर माइनस 10 दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस 10, ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पर अपॉन में 5 जीरोस हैं, तो टोटल 7 जीरोस, और 454 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर 4994, और 7 डिजिट्स के पहले 0 लगा देंगे तो 1 माइनस 0.0004994, सोल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.9995 अप्रोक्स। तो यही होगी कितनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, the value of Vt of a machine at time t in years follows a linear depreciation model where the initial value of the machine is 25,000 and it depreciates by 2500 each year। यानी कि इनिशियल वैल्यू किसी मशीन की 25,000 है और हर साल उसमें कितना डेप्रिसिएशन होता है उसकी वैल्यू में 2500 का। At what time will the value of the machine be half of its initial value। तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम बाद उसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 6 इयर्स, और 6 इयर्स बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है उसके लिए फॉर्मूला होगा c माइनस एस अपॉन एन। डेप्रिसिएशन गिवन है हमें कितना है, हर साल कितनी रेट कम हो रही है उसकी 2500, सो 2500 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू मशीन की है c गिवन है 25,000, और डेप्रिसिएशन किसके लिए फाइंड करना है हमें, टाइम किसके लिए कैलकुलेट करना है कि इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाए, यानी कि 25,000 का हाफ कितना हो जाएगा 12,500। सो ये वैल्यू हो जाएगी अपन की यहाँ पर s की 25,000 c की वैल्यू माइनस s की वैल्यू 12,500। यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12,500 अपॉन 2500 यानी कि 5। तो यानी 5 साल बाद जो मशीन की वैल्यू है वो अपनी इनिशियल वैल्यू की आधी रह जाएगी। तो ये तो आधा आंसर हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट इसी में हमसे पूछा था 6 इयर्स आफ्टर वैल्यू क्या होगी मशीन की। सो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 6 इयर्स इज इक्वल्स टू 25,000। हर साल कितने का डेप्रिसिएशन हो रहा है 2500 का, तो 6 इयर्स बाद कितना हो जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सोल्व करने पर कितना आंसर आ जाएगा 10,000, यानी इनिशियल वैल्यू की जो इनिशियल वैल्यू थी उससे कितनी कम हो जाएगी, अब 10,000 वैल्यू ही रह जाएगी मशीन की 6 इयर्स बाद। क्लियर है यहाँ तक।